Okay, students, today we are going to discuss the further the various other elements of basic terms in accountancy, okay, which we started yesterday in chapter number 2. Now the next element which we are going to discuss today is that is capital receipts and revenue receipts. Receipts means incomes. So one is capital income and another is revenue income. अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो कैपिटल इनकम्स आती हैं लॉन्ग टर्म इनकम्स की कैटेगरी में, और रेवेन्यू इनकम्स आती हैं वो इनकम्स जो विद इन 1 ईयर आपका बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये शॉर्ट टर्म इनकम्स हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब कैपिटल इनकम्स, दीज आर दी लॉन्ग टर्म इनकम्स। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये अपने याद रखना। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स आर लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स और लॉन्ग टर्म इनकम्स, and revenue receipts or revenue incomes are the short term which are consumed within one particular accounting year. Okay, that is what the income is. Okay, means ये सारा का सारा जो आप कमाई करोगे रेवेन्यू इनकम, वो 1 साल के अंदर अंदर की जो कमाई है वो रेवेन्यू इनकम है। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, these are shown in the balance sheet. अब बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, अभी आपको हमने बताया नहीं है बैलेंस शीट, तो लेट्स डिस्कस दैट। बैलेंस शीट बेसिकली एक समरी है। बैलेंस शीट इज समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समरी स्टेटमेंट है आपके पास assets and liabilities, okay, for and it is done at the end of the year. Summary statement is being prepared. Okay, so ये आपके पास पूरे साल में कितने assets रहे, कितनी आपके पास liabilities रही, उसकी एक summary बनाई जाती है at the end. Okay, और एसेट्स आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो राइट साइड सॉरी लेफ़्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है, और जो एसेट्स होते हैं वो राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होते हैं। लाइबिलिटीज़ आपकी लेफ़्ट साइड पे और एसेट्स आपके राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होते हैं। और बैलेंस शीट क्या है, एक समरी स्टेटमेंट है। ओके, समरी स्टेटमेंट किसकी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। हमने पिछले लेक्चर में समझा था एसेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है, जो इन पोजेशन ऑफ बिजनेस हैं, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जिसकी यूटिलाइजेशन से हम पैसा कमा सकते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या हैं, जो हमारी देनदारियां बनती हैं। वी ओ सर्टेन सम ऑफ मनी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर द अमाउंट ऑफ लोन्स रेज्ड, for the amount of money, amount of goods purchased on credit for carrying out the business activities। तो liabilities हमारी देनदारियां हैं, assets हमारे all those goods which are property of the business or are in possession of the business which helps us in earning the benefits for the business। तो ये assets हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था assets and liabilities को प्रीवियस लेक्चर में। अब उसी की समरी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। ओके, अब जब कैपिटल इनकम होती है तो उससे या तो एसेट डिक्रीज होता है, ओके, या एसेट सब्सटेंशियली डिक्रीज नहीं होता है, बट चेंज होती है उसकी पोजीशन एसेट की। ओके, और क्या कहते हैं, या फिर हमारे पास लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक फिक्स्ड एसेट को बेच दिया। ओके, वी हैव सोल्ड अ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट सेल करने से हमारे पास कैश आ गया। ओके, तो एसेट पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पे कि आपके पास एक फिक्स्ड एसेट था, वो सेल ऑफ करने के बाद कैश आपके अकाउंट में आ गया। फाइन। सेकेंड इज व्हेन यू रेज लोन फ्रॉम द मार्केट, ओके, और फ्रॉम द बैंक फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज, तो लाइबिलिटीज आपके पास इंक्रीज कर गई। ओके, देन देयर इज
the additional capital introduced by the proprietor into the business through issue of shares। मतलब आपके पास आपकी शेयर होल्डिंग थी, आपने मार्केट में बेच दी और उससे आपने पैसा अर्न करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या आपने डिबेंचर्स इशू किए, मतलब लोन रेज किया मार्केट से थ्रू डिबेंचर्स। तो ये सारा क्या है, कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि ये पैसा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपके बिजनेस में यूज़ किया जाएगा फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। और दूसरी साइड पे आपके पास रेवेन्यू इनकम्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाता है। क्रेडिट साइड आपका राइट साइड ऑफ द अकाउंट होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक अकाउंट का लेफ़्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके, तो आपके राइट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के या ट्रेडिंग अकाउंट के जो अमाउंट हम लिख रहे हैं, जैसे वो इनकम कंसिडर की जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये बेसिकली क्या है, जैसे आपने कुछ पैसा रिसीव किया बाय सेल ऑफ गुड्स, नॉट बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट करने से आपको कैपिटल रिसिप्ट हुई है, लॉन्ग टर्म एसेट को बेचा था तो पैसा कमाया है आपने, जबकि यहाँ पे आपने वो गुड्स खरीदे हैं। अब यहाँ पे गुड्स की बात हो गई, सेल ऑफ गुड्स, तो हम एक वर्ड ले लेते हैं, ओके, जो कि हमने आगे समझना था, जिसको हम कहते हैं परचेज। ओके, ये जो गुड्स हैं, परचेज और गुड्स, ओके, दोज गुड्स which are purchased for resale purpose, okay, resale purpose, and are categorized as goods in a trading concern, whereas if goods are purchased in a manufacturing concern for further production, they will qualify as तो ट्रेडिंग कंसर्न है जो खरीद बेच के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से आपके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। उन कंसर्न्स में ओके, ट्रेडिंग कंसर्न में आपके पास अगर कोई गुड्स, आपने कोई एलिमेंट खरीदे हैं फॉर रीसेल पर्पस, ओके, जिससे आप कमाई कर सको, उसे हम क्या कैटेगराइज करते हैं, गुड्स कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो गुड्स जो है हमारे पास, उसकी सेल से जो आपने पैसा कमाया है वो किसकी कैटेगरी में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर अगर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है तो वो आपके क्या कैटेगराइज होगा, आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट कैटेगराइज हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है,
वैसे तो हम एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं कि लॉन्ग टर्म खर्चा आपने किया है, ओके, बट दिस इज any amount incurred or any amount of liability incurred or cash transfer to acquire assets, okay, or goods and services, okay. ट्रेडिंग कंसर्न के लिए तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो उसने परचेज ऑफ गुड्स के लिए किया फॉर सेल, फॉर फर्दर सेल, तो वहाँ पे वो क्वालिफाई नहीं करता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, वहाँ वो क्वालिफाई कर जाता है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मगर अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, हमने वो एक्सपेंडिचर किया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग दी एसेट्स, ओके, सो दैट इज व्हाट द एक्सपेंडिचर इज। सो दो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक ट्रेडिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपने कोई लायबिलिटी इनकर की है फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा वहाँ पे, उस एक्सपेंडिचर का नाम देंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर है, ओके। और अगर किसी ट्रेडिंग कंसर्न में हमने कोई खर्चा किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर सेल एंड फॉर फर्दर सेल, तो उसे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट हम विद इन एक साल जनरेट कर लेंगे। द बेनिफिट ऑफ दिस इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, ओके, समझे। तो ये सारे के सारे खर्चे कहाँ डेबिट किए जाते हैं, दीज आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनका मेन पर्पस क्या होता है किसी भी बिजनेस में, अर्निंग, मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, ओके। जैसे कोई बस आपने खरीदी थी, फाइन, अब उसको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ओके। बट ऑन दी अदर हैंड आपने जो वो बस खरीदी, ओके, जो आपके पास आएगी, आपके पास पहले 2 बस थी, आपने 2 और खरीद ली, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जो एसेट्स आपकी अर्निंग के, जो खर्चे आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ओके। So these expenditure are incurred to acquire long-term assets. Okay, these are done to acquire long-term assets. Okay, जैसे erection of plant and machinery, building. तो ये पैसा कमाने में over a period of time हमें help करते हैं, और ये हमारे अर्निंग कैपेसिटीज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो आपने आज किए हैं, मगर जिनका बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्रू करेगा आपको, मीन्स 3 to 7 years तक आपको करता रहेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ओके, एडवर्टीजमेंट। अब आज आपने अगर किसी बॉलीवुड स्टार को हायर किया और उसकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे आप किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, ओके, तो उसको जो आपने पैसा दिया, मान लीजिए आपने उसको 3 साल के लिए उस प्रोडक्ट के लिए हायर किया उस बॉलीवुड स्टार को, तो जो खर्चा आपने उस बॉलीवुड स्टार पे आने वाले 3 साल के लिए किया, तो वो एक्रू करेगा। बट ये सारा का सारा खर्चा 1 साल में फिनिश ऑफ नहीं कर, राइट ऑफ नहीं कर देते हैं हम बिजनेस में से, मतलब ये हर अकाउंटिंग ईयर में 1 साल धीरे धीरे करते, जैसे मान लीजिए आपने 900 रुपीज़ दिए किसी को फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, तो एवरी ईयर यू विल डिडक्ट हाउ मच, 300 रुपीज़ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें डेबिट कर दिए जाएंगे, ओके। सो इट विल बी डेबिटेड इन कंटिन्यूटी फॉर नेक्स्ट 2 more years। सो
ये जो बेनिफिट है इस खर्चे का, ये एक्रू करेगा आपको फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सपेंस। ओके जी, आपके पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस is the amount spent on producing goods and services for the purpose of generating, मतलब आपने एक्सपेंडिचर तो कर दिया, रॉ मटेरियल लेके आ गए, ठीक है जी, रॉ मटेरियल को अब आगे कन्वर्ट भी तो करना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा, सैलरीज का खर्चा लगेगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लगेगा, ओके, रेंट का खर्चा लगेगा। तो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं आपको जो बियर करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ, ये सारे क्यों खर्चे कर रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज। ओके, so this expense is done for the purpose of generating revenues and it includes various elements. One is the cost of goods sold. ओके, आपकी परचेज प्राइस क्या है किसी प्रोडक्ट की। मान लीजिए आपने शुगर प्रोड्यूस करनी है, तो आपने शुगर केन एक्वायर किया, तो शुगर केन कितनी कॉस्ट पे एक्वायर किया आपने वो, प्लस आपने कितना रेंट दिया ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को, उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सैलरीज वेजेस कितनी दी वर्कर्स को वो भी, और आपका जो एसेट यूज़ हो रहा है उसको एक्सट्रैक्ट, उसमें से जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो जो उस पर प्रोसेस में जो मशीन की वियर एंड टीयर हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये सारे एलिमेंट्स जब ऐड होते हैं तो ये एक एक्सपेंस बनता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसलिए हमने ऐड किए हैं so that we can sell the finished product into the market and generate revenues out of it by selling the goods in the market. So that is what the expense is. So expense is the total amount of money spent on producing goods and services for the purpose of generating revenues by selling those goods into the market. So that is what the expense is. Then next element is income. अब इनकम आपके रेवेन्यू से डिफरेंट होता है। ओके, इनकम रेवेन्यू क्या है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं हम, रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम सेल्स भी बोलते हैं। ओके, रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं। और गुड्स के लिए जैसे हमने वर्ड्स यूज किया था, तो सेल इज द अमाउंट जनरेटेड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, और by transferring ownership। ठीक है जी, सेल्स किससे है, आपने गुड्स और सर्विसेज की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अब ये सेल्स कभी एसेट के सेल के लिए नहीं यूज होगा, ये किसके लिए सेल वर्ड यूज होगा, ये उन गुड्स के लिए यूज होगा जो आपने परचेज किए थे फर्दर कंजम्पशन, फर्दर सेल के लिए, रीसेल के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होगा। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा फॉर रीसेल पर्पस, मतलब आपका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आपने एसीज खरीदे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, आप हर रेगुलरली खरीद रहे हो और उन्हें फर्दर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और को, मतलब आपने कंपनी से खरीदा, कंपनी से ट्रांसफ़र आपको हुआ प्रोडक्ट, ओके,
ट्रेडिंग कंसर्न से। तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा था वो परचेज थी, फिर उन्होंने वो प्रोडक्ट आपकी शॉप के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, वो उनके लिए सेल हो गई। आपकी शॉप ने कस्टमर के नाम ट्रांसफ़र कर दिया वो प्रोडक्ट बाय गेटिंग सर्टेन मनी इन कंसिडरेशन ऑफ दैट, तो वो सेल कंसिडर हो जाएगी। तो मतलब आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की थी फॉर रीसेल पर्पस, उसका जो टाइटलशिप है, जो ऑनरशिप है, वो आपने फर्दर ट्रांसफ़र कर दी टू ऑन द नेम ऑफ द कस्टमर एंड दैट इज टर्म्ड एज सेल्स। ओके, तो ये सेल हमेशा आपके उन गुड्स के ऊपर हैं जो आपने परचेज किया है फॉर रीसेल पर्पस, नॉट दिस इज अप्लाइड ऑन दी परचेज ऑफ एसेट्स। आपने एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स आपके पास लॉन्गर टाइम के लिए रहेंगे, तो उसकी सेल को आप सेल नहीं कंसिडर करते हो। एसेट की सेल को हम क्या कंसिडर करते हैं? गेन कंसिडर करते हैं। ओनली द गुड्स विच वर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, उन्हीं के ट्रांसफ़र ऑफ टाइटलशिप, उन्हीं के ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को हम क्या कंसिडर करते हैं? सेल कंसिडर करते हैं। बट अगर आपने कोई एसेट खरीदा है और उस एसेट को आपने कुछ टाइम के बाद बेचा है, जो बेनिफिट आपने उस एसेट के ऊपर अर्न किया वो क्या हो जाएगा? आपका गेन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज the gain. So gain is totally different from sales oblique revenue. Okay, revenue is generated by sale of the goods which were being purchased for resale purpose in a trading concern, in a trading concern. But gain is generated by the sale of the assets acquired by trading by any business to run business for a longer time period. Okay, तो परचेज ऑफ गुड्स तो शॉर्टर टाइम के लिए होता है, मगर जो एसेट एक्वायर करते हो आप बहुत लंबे टाइम के लिए एक्वायर करते हो ताकि आने वाले कई सालों तक आपका बिजनेस चले। तो उस एसेट को जब आप बेच कर पैसा कमाते हो, बेनिफिट कमाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। उसे हम सेल नहीं बोलते हैं, उसे हम रेवेन्यू नहीं बोलते। अब हम थे इनकम के ऊपर। इनकम है डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। ओके, इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस। ठीक है जी, सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस रेंट, सैलरी प्लस डेप्रिसिएशन। इन सारों को अगर सेल में से माइनस कर दो, मतलब रेवेन्यू में से माइनस कर दो, जो बेनिफिट आप कमाओगे वो क्या हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी। ओके, एंड देन देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर और एन अकाउंटिंग ईयर। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। और ये प्रॉफिट कैपिटल जो ऑनर है उसकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट किसके पास जाता है? ऑनर के पास जाता है। तो ऑनर ने जो कैपिटल लगाई होती है उसके बीच में ऐड करके दिखा सकते हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंक्रीज हो जाती है। ये आपके पास प्रॉफिट है। इनकम एक पर्टिकुलर इवेंट से है, प्रॉफिट सारे इवेंट से मिला के सारी टोटल जो रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंस आपने माइनस किया उससे है। फिर आ जाओ लॉस। लॉस क्या है? जब आपका टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वो आपकी ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू द टोटल सेल्स, तो वहाँ आपको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो लॉस एक्सपेंस से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे भी फ़र्क है, लॉस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंस। एक्सपेंस आप करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि लॉस का कुछ काम नहीं है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये सिर्फ आपको बताता है कि आपको नुकसान हो गया है, कि आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी आपकी वो ज़्यादा थी, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया वो कम था, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको नुकसान हो गया है।
वो लॉस है और इससे कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि एक्सपेंस इज बेसिकली इन्वॉल्व in deciding the cost of producing the goods and services which are to be then sold in the market to generate revenues. So this is all which we have to discuss. Okay, so आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, देन एक्सपेंडिचर में हमने क्या डिस्कस किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, revenue expenditure, then deferred revenue expenditure. Then we have discussed expense, then we have discussed income, we have discussed profit, gain and loss. Also we have discussed sales as well as purchase or goods. Revenue and sales, purchase and goods, that has been discussed by us. Okay, we will discuss other points in the next lecture. Okay.